हाय एवरीवन, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 जिसकी परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होनी है, इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है और अभी आपके 2-3 मॉक टेस्ट और बचे हुए हैं, मॉडल पेपर और बचे हुए हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम 18वें मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। अब से पहले 17 पेपर आपके यहाँ पर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, प्लस जो आपका सिलेबस है ये भी पूरी तरह डिस्कस किया जा चुका है, यानी कि थ्योरी की सारी क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। सारे पीवाईक्यूज यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी करवाए जा चुके हैं। और ये जो प्लेलिस्ट है ये आपके लिए रामबाण है। अगर ये सारे वीडियोज आप देख डालें तो जीएस में डेफिनेटली आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। 30 ही प्रश्न आपके आते हैं और ये प्लेलिस्ट संपूर्ण सिलेबस को आपके कवर करता है, ठीक है। और जो लोग ग्रुप में हैं उनको सारी पीडीएफ दे दी गई है। पीडीएफ में आपको रिवीजन करने के लिए लास्ट टाइम में बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टेलीग्राम ग्रुप की पीडीएफ है और इसमें आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर बहुत ही सुविधाजनक तरीके से दे दी गई हैं। और जो लोग इस लास्ट टाइम रिवीजन पीडीएफ को चाहते हैं, अगर ग्रुप में नहीं हैं, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही सरलता से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस ये है कि ये जो नंबर दिया गया है या फिर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है, या आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है यह यूपीएचईएससी, जीआईएससी, जीडीसी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि के लिए जो जीएस का सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। सही आंसर इसका क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपके सामने विकल्प है और सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 48, 48 का, 51 का। तो देखो दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद हैं ये 48 का और 51 का हैं, यानी कि विकल्प बी और सी आपके करेक्ट हैं। ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 48 का यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। इसके अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो इसका पैरा 6 है यानी कि जी पैरा, ये कहता है, पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है और इसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये दोनों प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये कब लागू हुआ था, 1972, 1980, 1986 या फिर 2002 में। देखो दोस्तों इसका आंसर होगा 1986 यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा कि 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बार बार पूछा भी जाता है तो इसको आपको रट के रखना है। 1980 में आता है वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ध्यान देना 1972 वाला क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, वन्य जीव। जबकि वन संरक्षण अधिनियम ये आता है 1980 में। यह एक कानून है जिसे 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है। भारत में पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा, सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करने वाला एक प्रमुख कानून है। यह 23 मई 1986 को पारित हुआ था, जो मुख्य रूप से 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के फैसलों को लागू करने के लिए लाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और ध्यान दीजिएगा कि 2002 में लागू हुआ था जैविक विविधता अधिनियम, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन का क्या लक्ष्य है, बताइए कि राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य क्या है। देखो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सौर मिशन है इसका लक्ष्य होता है 100 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है।
और ये जो मिशन है इसका पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, यानी कि JNNSM। ठीक है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे जनवरी 2010 में शुरू किया गया था। तब 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। इसका उद्देश्य देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और 2022 तक 100 गीगावाट सौर क्षमता को हासिल करना था। अब इस मिशन के तहत रूफटॉप सोलर पार्क और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रिड संबंधित सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना। अब राष्ट्रीय सौर मिशन के जो प्रमुख लक्ष्य हैं दोस्तों वो क्या हैं? शुरुआत में यानी कि जब ये योजना स्टार्ट हुई थी 2010 में, तो ये कहा गया था कि 2022 तक 20 गीगावाट का लक्ष्य रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद 2015 में इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट का कर दिया गया। ये आप याद रखेंगे। और ये जो 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, इसमें 40 गीगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट बड़े ग्रिड जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल किए गए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कब स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन दोस्तों ये कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2014 में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी कि इसे क्या कहेंगे? NMSA को वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्थान विशिष्ट एकीकृत या मिश्रित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर मृदा यानी कि मिट्टी, नमी संरक्षण के उपायों, व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं और वर्षा आधारित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाकर कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु के प्रति लचीला बनाना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन दोस्तों ये आता है किसके अंतर्गत? तो ध्यान दीजिएगा कि इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम यानी कि नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी MNRE के अधीन है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बायोगैस और अपशिष्ट से ऊर्जा यानी कि वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नेशनल हाइड्रोजन मिशन दोस्तों ये कब स्टार्ट किया गया? तो दोस्तों ये जो मिशन है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? 2021 में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। और इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये कहाँ पर शुरू किया गया था? नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को। इसको आप याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति दोस्तों ये कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2006 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम 2006 भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा है जो विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग, गरीबी उन्मूलन और विकास गतिविधियों में पर्यावरण को एकीकृत करना है, जो संविधान के अनुच्छेदों और एहतियाती सिद्धांत यानी कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर आधारित है। सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। जो भी आपकी परीक्षा है और इसके लिए आपको PDF की जरूर पड़ेगी। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको PDF मिल रही होगी। अगर आप नहीं हैं तो बहुत ही कम कीमत पर आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस ग्रुप के द्वारा आपको बहुत ही आसानी मिल जाएगी। देखो दोस्तों, कुछ पैसे देकर अगर आपके 2-4 नंबर भी बढ़ जाना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ये एक ऐसी परीक्षा में आप शामिल होने वाले हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से आपको नसीब हुई है। 2022 की वैकेंसी है और अब 2026 में आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 4 साल बीत चुके हैं इस वैकेंसी के। एक बात आप याद रखिएगा कि अब जो नई वैकेंसी आने वाली है यानी कि जो विज्ञापन संख्या 52 आएगा ना,
उसमें बहुत अधिक संख्या में बच्चे शामिल होंगे। 2022 से लेकर 2026 के बीच में न जाने कितने नए लोग नेट पीएचडी करके बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो आपका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसको पूरी तरह से आप समर्पित कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अवसर मिलेगा वो शायद इतना बेहतरीन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण की कितनी विधियाँ होती हैं? तो देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियाँ होती हैं, आपको पता ही है। एक तो आपका होता है इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है? मतलब पहले इसका आंसर क्या होगा? 2 होंगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों इन सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क बना दिया जाता है, मतलब उनका जो आवास है उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। एक्स सीटू में क्या होता है कि उन्हें प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर उनका जो मूल निवास स्थान है वहाँ से बाहर निकालेंगे, जैसे चिड़ियाघर वगैरह में ले जाकर उनको रख देते हैं। इन्हें कहते हैं एक्स सीटू। तो बेहतरीन विधि इन सीटू ही मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिवस दिए गए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को होता है, ये आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ये भी आपका सही है। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस ये भी 3 मार्च को ही होता है, ये भी आपका सही है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बता रहे हैं 25 जून को होता है। तो दोस्तों 25 जून को नहीं होता है, बल्कि ये 25 नवंबर को होता है, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है? एशियाई गिद्धों का प्रथम संरक्षण केंद्र मथुरा में स्थापित किया गया है, क्या ये सही है? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, ये तो आपको बिल्कुल पता है, सही है। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक माने जाते हैं, ये भी सही है। भारत का प्रथम वैदिक थीम वाला पार्क जिसका नाम है वेद इन पार्क, ये नोएडा में स्थापित किया गया है, क्या ये सही है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ए सही नहीं है। एशियाई गिद्धों का जो पहला संरक्षण केंद्र है ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खोला गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि मथुरा में आपको मयूर अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान यानी कि ZSI ये मिलेगा आपको कोलकाता में, इसका जो मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का मुख्यालय नई दिल्ली में, जबकि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA का मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। तो ये सारे जो संस्थान हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा था, क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है। बैलाडीला की खान दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कैनिन के समय पारित हुआ था, मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट करता हूँ 1904 में पारित हुआ था। अब आप ये बताएंगे कि क्या 1904 में कैनिन भारत का गवर्नर जनरल था? अगर ऐसा था तो बताइए, नहीं था तो मतलब ये गलत होगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों सी विकल्प आपका उत्तर है, जो कि असत्य है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये कैनिन नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था 1904 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से लेकर 1905 तक रहा, और आपको ये भी याद होगा कि बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, भारत में दलित वर्ग की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, या क्या ये कथन सही है? जी हाँ, ये कथन सही है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना जहाज से पहुँचे थे इस गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लेने के लिए, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को 2 महात्मा कहा था, ये कथन थोड़ा सा संदिग्ध है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे, ये सही है। यहाँ पर दोस्तों सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं बल्कि जो एक गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन, तो इरविन को उन्होंने कहा था। ठीक है,
तो यहाँ पर इरविन होता तो ये कथन सही होता, सी आपका जो है सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि सरोजिनी नायडू ने मार्च 1931 में हुए प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौते, जिसको आप गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, के दौरान महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दो महात्मा कहा था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को, ये करेक्ट है। अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, तो ये भी आपका सही है। इस दौरान महात्मा गांधी को मांडले जेल में गिरफ्तार किया गया था, ये कथन आपका थोड़ा सा मतलब इस पर आपको विचार करना है। एंड महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा था डू आर डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये तो आपका सही है। तो दोस्तों इस दौरान महात्मा गांधी को मांडले जेल में नहीं रखा गया था, बल्कि उनको रखा गया था आगा खां पैलेस पुणे में, उनको नज़रबंद किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो समय था मतलब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में नज़रबंद किया गया था। 6 मई 1944 तक उनको यहाँ पर रखा गया और इस दौरान गांधी जी के 2 परम प्रिय व्यक्ति उनका साथ छोड़ गए, मतलब उनका देहावसान हो गया। एक तो उनकी पत्नी थी, दूसरे उनके सचिव थे। तो यहाँ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई दोनों का निधन हो गया था और कस्तूरबा गांधी का निधन भी यहीं पर हुआ था। तो ये गांधी जी के लिए बहुत ही बुरा समय था, ध्यान दीजिएगा। महादेव देसाई 15 अगस्त 1942 को दिवंगत हो गए, कस्तूरबा गांधी 22 फरवरी 1944 को, जबकि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में मांडले जेल में रखा गया था। 1908 से लेकर 1915 तक बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में थे और इसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक अपनी जो किताब है उसकी रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, फिराक गोरखपुरी या इकबाल ने? सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी, मिर्ज़ा गालिब ने। यहाँ पर अमीर खुसरो, मिर्ज़ा, फिराक गोरखपुरी और इकबाल के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लोग ऐसी हस्तियां हैं जो कि एग्ज़ाम में इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अमीर खुसरो दोस्तों ये 1253 में पैदा हुए, 1325 में इनकी डेथ होती है। दिल्ली सल्तनत के काल में एक प्रमुख सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे जिन्हें तूती ए हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है। उन्होंने खड़ी बोली, हिंदी, फारसी और कव्वाली के विकास में अद्वितीय योगदान दिया है। खड़ी बोली का विकास अमीर खुसरो ने इसमें काफ़ी योगदान दिया है। 11 सुल्तानों का समय देखा इन्होंने और जो अमीर खुसरो थे ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, बात करते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। अक्सर यूपीपीएससी एक प्रश्न पूछता है कि रघुपत सहाय के नाम से किस शायर को जाना जाता है, तो फिराक गोरखपुरी ही रघुपत सहाय हैं। रघुपत सहाय इनका वास्तविक नाम है। इनका जन्म 1896 में होता है और डेथ होती है 1982 में। ठीक है, यानी कि हाल ही में लगभग एक कितना हो गया 40-42 साल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें 1986 में ये मतलब पैदा होते हैं, तो इसका मतलब कि 1857 में ये थे ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिराक गोरखपुरी ने ये समय नहीं देखा था। और इन्हें जो है गुले नगमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1969 में। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करें अल्लामा इकबाल के बारे में। और ये 1877 में पैदा होते हैं 9 नवंबर को, यानी कि ये भी 1857 की क्रांति में नहीं थे। शुरू में ये दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफ़ी जो है पक्षधर थे और इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा, लेकिन आगे चलकर ये पाकिस्तान के समर्थक बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिर्ज़ा गालिब। इनका जन्म होता है 1797 में, 1869 तक जीवित रहे और इनके ऊपर इतना दुख हुआ ना, देखो दोस्तों क्या हुआ था कि जीवन भर आर्थिक तंगी और दुख, इनके 7 बच्चों की असामयिक मृत्यु हुई थी और बावजूद इसके उन्होंने कुछ अमर अपनी रचनाएं लिखकर दी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कहाँ पर सूरज दिखाई देता है? तो दोस्तों सूरज उगता कहाँ पर है, किस दिशा में उगता है? आपको पता है कि ईस्ट में, पूरब में सूरज उगता है। और भारत का जो सबसे मतलब सबसे पूर्व में जो पॉइंट होगा वहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगा, जो कि इंदिरा पॉइंट है, कि कन्याकुमारी है, कि इंदिरा कॉल है, कि डांगराम है। तो सही जवाब होगा डांगराम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, तो यहीं पर सबसे पहले आपको सूर्य दिखाई देगा भारत में। और सर्दियों में जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सूर्य निकलता है 6 से 7 के बीच में, तब भी वहाँ पर 5:54 पर ही सूर्योदय हो जाता है, ये आप याद रखेंगे।
अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ, कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर, सबसे पश्चिम में, सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में जो सीमा बिंदु हैं उनके नाम क्या हैं? चारों नाम यहाँ पर हैं, बस आपको बताना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर जाकर सुमेलित होगा। आप फटाफट बताइए अगर आपको पता है, और बाकी लोग उसको रिव्यू करेंगे, वहाँ पर उसको लाइक कर देंगे, ठीक है। अकबरनामा के लेखक कौन है? दारा शिकोह, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों बात करें अगर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, तो इन्होंने तो पद्मावत लिखी है, अखरावत भी लिखी है, और दारा शिकोह इन्होंने सिर्रे अकबर नाम से एक रचना लिखी है जो कि हिंदू ग्रंथ जो थे उपनिषद उसका फारसी में अनुवाद है। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम लिखे हैं, तो ये भी काफ़ी चर्चा में रही किताब। अब यहाँ पर बात हो रही है अकबरनामा के बारे में, तो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ध्यान दीजिएगा कि जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का ही तीसरा खंड है, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टान समूहों में से किसे भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत में खनिज भंडार के रूप में, देखो दोस्तों, भारत में मतलब दुनिया के बारे में बात करते हैं, सबसे पुरानी जो चट्टान होती है उसे कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान। ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक है। और बात करें अगर इनके बारे में, तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान होती है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे प्राचीन लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी चट्टानें हैं, और इनका निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से हुआ है। ये नीस और शिष्ट रवेदार चट्टानें हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से जैसे कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर में पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होता है, तो आपका जो विकल्प ए है ये मतलब गलत है, इसमें आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा, ठीक है ना। खनिज भंडार के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि भारत में खनिज भंडार सबसे अधिक किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो अगला है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पर दोस्तों कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, जो कोयला भंडार हैं वो सबसे अधिक गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान दामोदर महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में औषधि निक्षेपों यानी कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बनी हुई हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें दोस्तों भारत की प्रमुख औषधि यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान प्रणाली हैं जो मुख्य रूप से गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक फैली हैं। ये परतदार चट्टानें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल से बनी हैं, जो कि निर्माण सामग्री सीमेंट पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। हीरा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध पन्ना की खान जो है मध्य प्रदेश और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की खानें विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही स्थित हैं। अब दोस्तों बात करते हैं धार क्रम की जो चट्टानें हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोस्तों यहीं पर सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। इन्हीं में सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा ये अत्यंत समृद्ध हैं और मुख्य रूप से कर्नाटक, राजस्थान, छोटा नागपुर पठार और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है मेगाबाइट से। देखो दोस्तों, ये तो मेमोरी मापी जाती है, बिट्स भी नहीं, मिली सेकेंड भी नहीं। सही जवाब होगा मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। तो मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ ये 2 इकाइयाँ हैं जिनसे कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है। अब कंप्यूटर के कार्य करने के जो मात्रक हैं यानी कि मेमोरी के जो मात्रक हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि बिट सबसे छोटी इकाई है, और अगर 4 बिट को आप जोड़ेंगे तो उनको कहेंगे निबल, 8 बिट्स जुड़ेंगे तो कहेंगे उन्हें बाइट, 1024 अगर बाइट जुड़ेंगे तो बन जाएगा आपका 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट, जबकि 1024 मेगाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट, जिसे आप जीबी से इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों 1024 जो आपकी जीबी है ये मिलकर बनाएगी 1 टेराबाइट, जिसे आप टीबी से इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद 1024 जो आपका टीबी है ये मिलकर बनाएगा पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, जिसे आप पीबी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं, कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इनको आप याद रखेंगे। निम्न में कौन सा कथन गलत है? झारखंड की राजधानी रांची मकर रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों याद होगा आपको कि भारत में जो कर्क रेखा है केवल कर्क रेखा ही गुजरती है, मकर रेखा गुजरती ही नहीं है, तो मतलब ये उत्तर ही गलत है, ये विकल्प ही आपका गलत है। लूनी नदी को अंतः अपवाह नदी कहा जाता है, सही है। ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, सही है। और विश्व के देशों में भारत का क्षेत्रफल
7वां स्थान 2.42% है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों ये रहेगा विकल्प ए। तो ध्यान दीजिए, विश्व के देशों में जो भारत का क्षेत्रफल है ये 7वां स्थान रखता है और पूरी दुनिया का केवल 2.24% है। ये भी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो विकल्प ए है ये आपका उत्तर है कि झारखंड की राजधानी रांची जो है मकर रेखा पर नहीं बल्कि अगर कर्क रेखा होता तो ये विकल्प आपका सही होता। ये आप याद रखेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं कई बार इसको पढ़ाया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो जो 8 राज्य हैं जहाँ से भारत में कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम क्या हैं। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22 में दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है कौन सा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि दिया गया है 20 से 22 के बीच में, ये सुमेलित नहीं है। बाकी समानता का अधिकार आपको 14 से 18 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में, सांस्कृतिक शैक्षणिक जो स्वतंत्रता है ये 29-30 में दी गई है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23-24 में है। ठीक है, अगला है कि देखिए कथन दिया गया है, कौन सा कथन असत्य है ये आपको पहचानना है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। ये कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय इज्जत नगर बरेली में है। अब आप बताइए क्या ये सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र सोनभद्र जिले में है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है विकल्प बी, यानी कि यही हमारा उत्तर है। ध्यान दीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये इज्जत नगर बरेली में नहीं बल्कि कहाँ पर है, मथुरा में है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। और इसके बाद बात करें इज्जत नगर बरेली में, तो बहुत सारे संस्थान यहाँ पर भी स्थित हैं। जैसे कि आपको भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा इज्जत नगर में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा इज्जत नगर में। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान अनुसंधान संस्थान, मांस अनुसंधान संस्थान, केचुआ बैंक भी आपको मिलेगा यहीं पर इज्जत नगर में ही। कृषि विज्ञान केंद्र प्लस पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, ये सब इज्जत नगर बरेली में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल ये कहाँ पर स्थित है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। और अगर आपने इसमें से गेस किया है विकल्प ए तो गलत है, बी भी गलत है और ये सी भी गलत है। सही जवाब है इसका गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में सहजनवा नामक स्थान है जहाँ पर आपको ये मिल देखने को मिलेगी। नाम है महावीर जूट मिल्स। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पीट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में है। रूस में है, पश्चिम यूरोप में है, ग्रेट ब्रिटेन में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो दोस्तों पीट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश ये स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये मिलेगा आपको यूएसए में, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 फरवरी 2026 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 VVP 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो दोस्तों ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की गई है असम के कछार जिले के नाथनपुर से। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। यह कार्यक्रम 17 राज्यों के सीमावर्ती राज्यों में बुनियादी ढांचे यानी कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 6,839 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्टार्ट किया गया है। और इस चरण में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 ब्लॉकों को 1,954 गाँव शामिल किए गए हैं। लक्ष्य क्या है, 2028-29 तक ये जो सीमांत गांव हैं इनको कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आजीविका के अवसर हैं उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति का नाम क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति है इसे नाम दिया गया है ऑप्शन बी प्रहार। ठीक है ना। तो फरवरी 2026 में यह नीति जारी की गई है जो कि जीरो टॉलरेंस रखती है। उद्देश्य है कि आतंकवादियों के उनके वित्त पोषण और नेटवर्क को समाप्त करने के लिए खुफिया आधारित सक्रिय कार्रवाई करना। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के चौबटिया यानी कि अल्मोड़ा में 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक। दोस्तों यहाँ पर देखिए कई सारे प्रश्नों को एक ही प्रश्न में जोड़ दिया गया है। उत्तराखंड का जो चौबटिया दोस्तों ये अल्मोड़ा में मिलेगा। तो यहाँ पर 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, धर्म गार्जियन का यह 7वां संस्करण है और जो अभ्यास है उसका नाम क्या है, धर्मा गार्जियन। ठीक है, और इसे 2 देशों के बीच यानी कि भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया। विकल्प ए आपका करेक्ट है। और ध्यान दीजिएगा कि अब जो इसका 8वां संस्करण होगा ये आयोजन किया जाएगा जापान में। ठीक है, तो सब आपको याद रखना है। और अब आपके लिए एक प्रश्न होगा जो कि पिछले टेस्ट पर बेस्ड है। तो जो पिछला टेस्ट है उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कार्बन स्टॉक की उपलब्धता इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की तुलना में क्या हुआ है, कम हुआ है, बढ़ा है, न तो कम हुआ न तो बढ़ा है, यानी कि समान है, स्थिर है। और डी विकल्प है कि स्थिर है। अब आपको फटाफट इसका जो है आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा कि कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चैनल पर आप सभी लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम ओपन करके, फेसबुक ओपन करके, व्हाट्सअप का जो चैनल होता है वहाँ पर ओपन करके सर्च करेंगे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।